Hello everyone, today we are going to discuss the second part of our discussion, that is Rahul Gandhi disqualification from being member of parliament and the effect of Lily Thomas versus Union of India judgment 2013. As we all know, Rahul Gandhi has been disqualified from being member of parliament following his conviction in a defamation case by a Surat court. हम सभी को पता है राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता थी वो खत्म कर दी गई है, जो कि एक सूरत के कोर्ट ने उनको डेफेमेशन केस में कन्विक्ट किया है 2 साल के लिए। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो इस पे करेंगे कि जो राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन है उसका लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस जजमेंट का क्या प्रभाव पड़ा है राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन पे। क्या राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन उस जजमेंट की वजह से हुआ है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं हु वाज लिली थॉमस, जिनका ये केस था। तो लिली थॉमस वाज अ लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट एंड लिली थॉमस वाज द फर्स्ट वुमन इन इंडिया who has done LLM, who has got the master's degree in law. लिली थॉमस भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लॉ में मास्टर्स डिग्री की थी। वो केरला के एक एडवोकेट फैमिली से बिलोंग करती थी। मद्रास से उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वो दिल्ली आ गई। पहले उन्होंने पीएचडी ज्वाइन की, लेकिन पीएचडी करते समय उन्हें लगा कि शायद वो इसके लिए नहीं बनी है बल्कि वो प्रैक्टिस करने के लिए बनी। देन शी स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स। तो लिली थॉमस एक टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की सीनियर मोस्ट वुमेन लॉयर थी, जिन्होंने इस प्रोफेशन को 1960 से स्टार्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली 2019 में उनकी डेथ हो गई थी। सो लिली थॉमस ने एक पीआईएल फाइल की थी 2005 में। She filed a PIL in Supreme Court, Public Interest Litigation, जिसमें उन्होंने सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को चैलेंज किया था। सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पार्लियामेंट हैज गॉट नो पावर टू मेक सच काइंड ऑफ प्रोविजन। अब देखते हैं ये जो सेक्शन 8 था वो किसके बारे में बात करता है। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। सेक्शन 8 इज टॉकिंग अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। जो हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, उनका डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्विक्शन। अगर किसी भी एमपी या एमएलए को किसी कोर्ट से सजा हो जाती है और वो सजा अगर 2 साल से कम नहीं है, मतलब 2 साल या उससे ज्यादा की है, तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन होता है। सो इसका जो 4th क्लॉज था, सेक्शन 8 का सब सेक्शन 4 जो था, उसको इन्होंने चैलेंज किया। तो ये क्या था? सेक्शन 4, आप देखिए राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने डेफेमेशन का केस, जो कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को यूज किया था अपने एक भाषण में कोलार डिस्ट्रिक्ट में 2019 में, जब वो एक पब्लिक रैली को एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने एक सरनेम यूज किया मोदी, एक ऑब्जेक्शनल कंटेंट के साथ। उन्होंने बताया, कुछ बोला, जिसको लेकर के फॉर्मर गुजरात मिनिस्टर पूर्णेश मोदी ने एक डेफेमेशन का केस फाइल किया था। उन्होंने कहा कि आपने मोदी सरनेम वाले सारे लोगों को बदनाम किया है, डिफेम किया है। इसी के चलते 23 मार्च 2023 को जो सूरत की सीजीएम कोर्ट थी, उन्होंने राहुल गांधी को अंडर सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी उनको डेफेमेशन के लिए पनिश किया और 2 साल की पनिशमेंट सुनाई। अब जब 2 साल की पनिशमेंट सुनाई तो एज पर सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 of the Representation of People Act 1951,
ये एक ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का किसी भी एमपी और एमएलए के लिए। तो अगर आपको 2 साल की सजा हो जाती है, कोर्ट आपको कन्विक्ट कर देता है 2 साल के लिए, तो ये जो सेक्शन आपका है, जो आपका सेक्शन है, सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेज अ पर्सन convicted of any offense and sentenced to imprisonment for not less than 2 years। तो ये क्या कह रहा है, अगर कोई मेंबर है जो किसी ऑफेंस के लिए 2 साल से ज्यादा की सजा पाता है, ठीक है, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years मींस 2 साल या उससे ऊपर की सजा पाता है, देन ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड, ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। तो राहुल गांधी को कितनी सजा मिली? 2 साल की। किस डेट पे मिली? 23 मार्च 2023। तो 23 मार्च 2023 से राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे फ्रॉम बीइंग द मेंबर ऑफ लोकसभा। उनकी संसद सदस्यता उस दिन से खत्म या समाप्त मानी जाएगी, एज पर सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। इसका एक क्लॉज 4 भी था। अब वो क्लॉज 4 क्या कहता है, देखिए, क्लॉज 4 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1, 2, 3। तो 3 की बात यहां कर रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब इसमें कुछ भी दिया हो, इसमें दे रहा है कि अगर 2 साल आप कन्विक्ट हो गए तो अब आप सदस्य नहीं रह सकते, आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। बट क्लॉज 4 कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग, मींस कुछ भी लिखा हो क्लॉज 3 में। क्लॉज 4 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1, 2 and 3, a disqualification in either subsection shall not, in the case a person who on the date of the conviction is a member of parliament or legislature of a state, take effect until 3 months have elapsed from that date। अब ये जो क्लॉज 4 है ये इसको ओवरराइड करता है। ओवरराइड करने का मतलब ये इसको एक तरह से ओवरलैप कर रहा है। ये कह रहा है कि अभी तुम्हारा इफेक्ट नहीं होगा। क्लॉज 3 में जो डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी डिस्क्वालिफाइड दिया है ऑन द ग्राउंड कि आपको अगर 2 साल की पनिशमेंट मिलती है तो आप डिस्क्वालिफाइड होते हैं। क्लॉज 4 कहता है वो शैल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल 3 months हैव elapsed फ्रॉम दैट डेट। तो क्लॉज 4 कहता है 3 month जब तक बीत नहीं जाता फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, तब तक आप डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे, चाहे वो क्लॉज 3 में लिखा हो कि आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो क्लॉज 4 आपको 3 महीने का समय देता है, किस लिए? इफ विद इन दैट पीरियड, क्या लिख रहा है? इफ विद इन दैट पीरियड एन अपील और एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज ब्रॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन और द सेंटेंस until that appeal or application is disposed of by the court। अब देखिए इन्होंने लॉ क्या बनाया था क्लॉज 4 में, जिसको लिली थॉमस ने चैलेंज कर दिया 2005 में, और उसका फिर क्या जजमेंट आया वो हम अभी डिस्कस करेंगे। क्लॉज 4 कहता है कि आप जिस दिन कन्विक्ट हुए 2 साल या उससे ज्यादा की सजा के लिए, उसके बाद आपको 3 महीने का समय मिलेगा, 90 दिन का समय मिलेगा। उस 3 महीने के अंदर आप अपील कर लीजिए ऊंची अदालत में, या फिर कोई रिवीजन कर लीजिए उचली अदालत में। तो अपर कोर्ट जब आप रिवीजन में जाते हैं या अपील लेके जाते हैं मैटर, और वो जो आपकी ऊपर की अदालत है, जो हायर कोर्ट है, चाहे वो सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट, अगर वो क्या करती है, आपकी अपील एडमिट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, उस मामले को सुनने को राजी हो जाती है, तो आपका ये जो डिस्क्वालिफिकेशन था ये अब तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक until that appeal or application is disposed by the court। जब तक वो कोर्ट उस पूरी अपील को ना सुन ले, चाहे वो 6 महीने लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, चाहे वो 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, तो जब तक अब आपका वो ऊपरी अदालत में एप्लीकेशन या पिटीशन डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक ये जो क्लॉज 3 का एप्लीकेशन था, इफेक्ट था, वो नहीं होगा। ये कहता था क्लॉज 4। इसी क्लॉज 4 को लिली थॉमस ने एक पीआईएल के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करके चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा
कि पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो क्लॉज 4 बनाए। क्लॉज 1, 2 और 3 जो सबसेक्शन 1, 2 और 3 है ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन कन्विक्शन, वो बनाने की पावर उनको है। वो बनाने की पावर उनको कहां पे है? वो बनाने की पावर है उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, वो देखिए क्या कहता है। वो कहता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, जो डिस्क्वालीफाई होंगे मेंबर्स उनके इतने ग्राउंड्स हैं A, B, C, D। ई ग्राउंड कहता है इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड, इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, जैसे पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और उसका एक सेक्शन बना दिया सेक्शन 8 कि अगर आप कन्विक्ट होते हैं अदालत के द्वारा तो भी आपकी सदस्यता छिन जाएगी, तो भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे। और उसमें एक जो सबसेक्शन 3 ले आए कि अगर आपको 2 साल या उससे ऊपर की सजा हो जाती है तो आपकी सदस्यता छिन जाएगी, उसी डेट से छिन जाएगी जिस दिन अदालत का फैसला आएगा। लेकिन इस चीज को ओवरकम कर देता है, इस चीज को सुपरसीड कर देता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है कि नहीं, 2 साल की सजा भी हो गई आपको, आप कन्विक्ट भी हो गए अदालत के द्वारा, फिर भी अभी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन तो हो गई लेकिन वो इफेक्ट में नहीं आएगा। कब तक? अगले 3 महीने तक। या उस 3 महीने में अगर आपने अपील या रिवीजन डाल दी ऊपरी अदालत में, तो जब तक अब आपकी अपील या रिवीजन डिसाइड नहीं हो जाती। तो ये जो क्लॉज 4 था, ठीक है, जो इमीडिएट इफेक्ट को रोकता था सेक्शन 8 के सब सेक्शन 3 को डिस्क्वालीफाई करने से किसी भी मेंबर को ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन वेयर ही रिसीव मोर देन 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसी को लिली थॉमस ने चैलेंज कर दिया। लिली थॉमस ने कहा जो भारत का अनुच्छेद 102 है अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई that gives the power to the parliament to make any law with respect to the disqualification of member of parliament or member of legislative assembly or member of legislative council। भारत के पार्लियामेंट के सांसद, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य, इन लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में दी थी। ये भारतीय संविधान ने ये पावर इनको दी थी। लिली थॉमस का ये कहना था इस केस में, उन्होंने जो चैलेंज किया वो ये चैलेंज किया कि ये जो पावर आपको मिली है आर्टिकल 102 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में, वो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मिली है। इसका ये मतलब है कि आपको जो लॉ बनाना है वो सदस्यों के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बनाना है। लेकिन जो आप सेक्शन 4 बनाते हैं, सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड लॉ नहीं है, वो एक्चुअली में डिस्क्वालिफिकेशन को रोकने का लॉ है, जिसकी पावर आपको आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई नहीं देता है। ये उनका मेन कंटेंशन था। वो कहते हैं पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है ही नहीं, क्योंकि जो आपने क्लॉज 1, 2, 3 बनाया है वो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। क्लॉज 3 कहता है अगर 2 साल या उससे ऊपर की पनिशमेंट मिलती है तो डिस्क्वालीफाई होंगे आप, जिस दिन फैसला आएगा उस दिन से आप डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन क्लॉज 4 कहता है नहीं, ये आपका इफेक्ट में नहीं आएगा 3 महीने तक, और 3 महीने में अगर आपने अपील और रिवीजन डाल दी तो जब तक अपील और रिवीजन डिसाइड नहीं हो जाता तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा। तो लिली थॉमस का यह कहना था उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कि जो अनुच्छेद 102 है आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई है, वो ऐसी कोई पावर पार्लियामेंट को नहीं देता। तो पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का गलत इस्तेमाल किया है। जो ऊपर के 3 क्लॉज
तीन सबसेक्शन उन्होंने बनाए सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, वो तो इसकी पावर को मैच करते हैं आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के। लेकिन जो चौथा सबसेक्शन इन्होंने बनाया जिससे ये इंप्लीमेंटेशन को रोक रहे हैं, जिससे ये क्लॉज 3 या क्लॉज 2 या क्लॉज 1 के इफेक्ट को रोक रहे हैं, वो पावर कहीं भी 102 अनुच्छेद में नहीं है। यही इनका मेन कंटेंशन था। और आपको पता है इस केस को किसने लड़ा था? तो पेटिशनर की तरफ से, लिली थॉमस की तरफ से, हमारे इंडिया के बहुत ही नोन लॉयर और ज्यूरिस्ट सीनियर एडवोकेट फली एस नरीमन ने लड़ा ये केस लिली थॉमस के बिहाफ पे। और रिस्पोंडेंट के साइड से सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने बीइंग एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सरकार का पक्ष रखा। तो इन लोगों ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ये एक रीजनेबली प्रोसेस के थ्रू बनाया गया प्रोविजन है और उसका पर्पस ये है कि भारत जैसे देश में जहां पे जिस तरह का हमारा कोर्ट सिस्टम चलता है, निचली अदालतों से जब मामला ऊपर की अदालत में गया है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो कन्विक्शंस हैं, जो जजमेंट्स हैं निचली अदालत के, वो रिवर्स किए गए। तो ऐसा ना हो कि निचली अदालत ने किसी एमपी एमएलए को कन्विक्ट कर दिया 2 साल के लिए या किसी सेक्शन में, और उसके बाद ऊपर से जाकर के वो छूट गए, लेकिन इस दौरान उनकी सदस्यता छीन ली गई। तो इस बात को ध्यान में रख करके ये 3 महीने का समय उनको दिया गया था। दूसरा उनका जो कंटेंशन था, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंशन उन्होंने बोला कि सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 बनाने की हमें पावर कहां से मिलती है। जो उस समय के एएसजी साहब, जो कि सरकार का पक्ष रख रहे थे, पार्लियामेंट का पक्ष रख रहे थे, जो उन्होंने बोला कि ये पावर हमें कहां से मिलती है। क्यों? क्योंकि लिली थॉमस ने यही कहा कि आपको अनुच्छेद 102 आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ये पावर नहीं देता है। आपको ऊपर के 3 सबसेक्शन की पावर मिलती है, ये चौथे सबसेक्शन की पावर आपको नहीं देता है 102 आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। तो लर्नेड एएसजी साहब ने ये कहा कि ये पावर हमें कहां से मिलती है। तो इसको जानने के लिए जब हम ये जजमेंट देखेंगे, जो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जो कि 2013 में चीफ जस्टिस की बेंच ने डिसाइड किया, चीफ जस्टिस पटनायक और जस्टिस मुखोपाध्याय की बेंच ने डिसाइड किया, उसमें जो इन्होंने अपना सबमिशन दिया, जो इन्होंने सरकार का पक्ष रखा, उस जजमेंट में क्या कहा उन्होंने ये कहा कि ये जो सेक्शन 8 और सब सेक्शन 4 है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसकी पावर हमें 2 जगह से मिलती है। 2 जगह से कहां मिलती है? एक 246 अनुच्छेद आर्टिकल 246 जो टॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, जिसमें लिस्ट दी हुई है 7 शेड्यूल में, एंट्री नंबर्स दिए हुए हैं। लिस्ट 1 में यूनियन पार्लियामेंट की पावर दी हुई है कि यूनियन पार्लियामेंट किसके वजह से लॉ बना सकता है। और इसी के साथ रेडविथ ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 248 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 248 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज रेजिडुरी पावर टू मेक लॉज। रेजिडुरी पावर का मतलब, अगर कोई विषय भारतीय संविधान में या 7 शेड्यूल की किसी लिस्ट में या किसी सूची में अगर कोई विषय मेंशन नहीं है, कोई टॉपिक ऐसा है जो संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, किसी लिस्ट में मेंशन नहीं है कि उस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है कि नहीं बना सकता है, तो एक आर्टिकल दिया हुआ है, एक अनुच्छेद दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 248, दैट टॉक्स अबाउट रेजिडुरी पावर ऑफ पार्लियामेंट। वो कहता है अगर कहीं पे किसी विषय से रिलेटेड कोई पावर पार्लियामेंट को नहीं दी गई है, तो वो पावर पार्लियामेंट आर्टिकल 248 में एक्सरसाइज करेगा। 248 में उस विषय पे पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट हैज गॉट एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉ ऑन एनी ऑफ द मैटर विच इज नॉट इन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। तो ये कहता है आर्टिकल 248। तो लर्नेड एएसजी साहब, जो कि सरकार का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने क्या कहा
उन्होंने कहा ठीक है 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई हमें अगर ये पावर नहीं दे रहा है तो ये पावर रेजिड्यूरी पावर के तौर पे हम अनुच्छेद 248 से लेते हैं, ये पावर हम अनुच्छेद 248 से लेते हैं। उन्होंने एक और सबमिशन दिया, उन्होंने कहा अगर इस तरह का लॉ हम नहीं बनाएंगे और कहीं अगर कोलिशन की गवर्नमेंट चल रही है, कोलिशन की गवर्नमेंट बहुत मार्जिन से चल रही है, अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए कि सरकार बनाने के लिए हमें 200 मेंबर्स की जरूरत है, 200 एमपीज की जरूरत है और हमारे पास 201 एमपी ही हैं सारे कोलिशन गवर्नमेंट में और 2 एमपी जो हैं उन्हें क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया इसी ग्राउंड पे, इमीडिएटली इफेक्ट में आ गया और क्लॉज 4 अगर नहीं होगा तो वो 2 एमपी जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट की सिचुएशन बनी रहेगी जहां पे कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होगी बहुत मार्जिन से। तो ये भी उनका एक पक्ष था। बाद में जजेस ने क्या कहा, जजेस ने बोला कि जो आर्टिकल 102 है क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, जब इसने एक बार आपको क्लियरली पावर कन्फर कर दी कि आपको जो लॉ बनाना है वो विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन बनाना है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये आर्टिकल आपको क्या कहता है, आर्टिकल 102 क्लॉज 1 क्लियरली सेज, इट सेज कि आप जो लॉ बनाएंगे वो बनाएंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आप लॉ बनाएंगे। तो कोर्ट का ये कहना था कि जब आपको पावर ही दी गई है डिस्क्वालिफिकेशन की, डिस्क्वालिफिकेशन से लॉ बनाने की, तो आप कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बताता हो, रादर क्वालिफिकेशन दे रहा हो, रादर वो डिस्क्वालिफिकेशन से बचा रहा हो। तो इसलिए ये जो आपकी पावर है कि हम ये 248 की बात आप तब करते हैं जब कोई विषय संविधान में मेंशन नहीं है, जब उस विषय को लेकर के आपको कोई पावर नहीं दिया है, आपको कहीं भी अनुच्छेद में कोई पावर नहीं मिली है, आपको किसी और लॉ में पावर नहीं मिली, वो सूची में कहीं मेंशन नहीं है। कोर्ट ने कहा विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स यू हैव गॉट द स्पेसिफिक आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 102। तो जब 102 आपको पावर दे रहा है स्पेसिफिकली, तो आप 248 को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि 248 आप तभी एक्सरसाइज करेंगे जब ये बात 102 में नहीं दी होती, क्योंकि 208 तभी आएगा जब वो विषय कहीं और मेंशन ना हो, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड विषय का जो पावर मिलता है पार्लियामेंट को वो क्लियरली आर्टिकल 102 में मिल रहा है। तो कोर्ट ने कहा दिस इज मिसयूज ऑफ द पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पार्लियामेंट एंड दैट इज व्हाई it does not stand in front of the constitutional test, and hence this section 8 subsection 4 that provides that for the next 3 months this disqualification on the ground of conviction where the person got convicted under subsection 1, 2 or 3 of section 8 of the Representation of People Act 1951 shall not come into effect for the further period of 3 months or till the time his appeal or revision is decided by the court. It has been declared unconstitutional on the ground that the parliament does not have the power under article 102 clause 1 subclause E that is given by the constitution, and that is why since the parliament has encroached the domain, encroached its power, and that is why section 8 subsection 4 of the Representation of People Act 1951 was declared unconstitutional ultra virus to the constitution. तो 2013 में जो ये जजमेंट आया लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उससे जो क्लॉज 4 था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया। उसकी लॉजिक मैंने आपको बताई, सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा वो बताया, लिली थॉमस ने क्या पक्ष दिया वो बताया गया। अब ये मुद्दा आता है कि जब ये क्लॉज 4 है नहीं, तो इसका मतलब राहुल गांधी का जो कन्विक्शन हुआ 23 मार्च 2023 को,
उसी दिन से उनकी सदस्यता खत्म हो गई. That is the reason that immediately on the next day the Lok Sabha Secretariat has issued the notification that the membership of Mr. Rahul Gandhi that stands cancelled, or now he is disqualified from being member of Parliament. He is MP from Wayanad, Kerala, and that is why now he is disqualified from being member of MP. एक बात ये आती है कि अब राहुल गांधी के पास रेमेडी क्या है. तो राहुल गांधी को जो सजा दी गई है, जज ने उन्हें उनकी सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, क्योंकि ये एक कानून है. वो कानून है सेक्शन 389 ऑफ CRPC 1974. सेक्शन 389. अब देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 389 में क्या कहा जा रहा है. 389 कहता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग दी अपील्स, रिलीज ऑफ एप्लीकेंट ऑन बेल. तो जब भी आपको कोई निचली अदालत सजा करती है, आप अपील करते हैं ऊपरी अदालत में. तो ऊपरी अदालत के पास सेक्शन 389 में ये पावर होती है कि वो अगर चाहे तो वो जो आपकी सेंटेंस है, जो इंप्रिजनमेंट है, उसको सस्पेंड कर दे जब तक कि आपकी अपील डिसाइड नहीं हो जाती, और जब तक आपकी अपील डिसाइड नहीं हो जाती तब तक आपको बेल पे वो रिहा कर दे. तो राहुल गांधी के पास अभी एक रेमेडी ये है कि वो अपील करें ऊपरी अदालत में, और ऊपरी अदालत से सेक्शन 389 में अपने सेंटेंस को सस्पेंड करा लें. लेकिन प्रॉब्लम तब भी रहती है क्योंकि कन्विक्शन तो उनका अभी भी है, कन्विक्टेड तो वो तो भी है. तो राहुल गांधी के पास एक और रेमेडी है कि वो इसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 482 में हाई कोर्ट चले जाए और हाई कोर्ट से जो उनका कन्विक्शन है उसको स्टे करवा लें, तो उनकी सदस्यता बच जाएगी. लिली थॉमस में कोर्ट ने भी यही कहा था कि ये जो आपने क्लॉज 4 बना दिया, ये तो आपने जुडिशरी का काम कर दिया, क्योंकि कोई भी सेंटेंस सस्पेंड होगा या नहीं, कोई भी कन्विक्शन स्टे होगा या नहीं, ये डिसाइड करना अदालत का काम है. दिस मैटर शुड बी डिसाइडेड बाय द जुडिशरी, बाय द कोर्ट्स, नॉट बाय द पार्लियामेंट. क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर भी फॉलो किया जाता है, जिसका एक अनुच्छेद 50 भी है, जिस पे हम कभी डिस्कशन करेंगे. सेपरेशन ऑफ पावर है. जुडिशरी का काम है किसी भी कन्विक्शन को स्टे करना, जुडिशरी का काम है किसी भी इम्प्रिजनमेंट को सस्पेंड करना. लेकिन जो आपने सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 बनाया, उससे आप ही सस्पेंड कर रहे हैं. सो पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ जुडिशरी following the principle of separation of power. That is why this section 8 subsection 4 of the Representation of People Act 1951 was declared unconstitutional, resulted into the immediate disqualification of Mr. Rahul Gandhi from being member of Parliament, that is Lok Sabha. Thank you so much. For more information, kindly subscribe our channel.